नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कमान संभालते ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले किए, लेकिन उनके इन फैसलों से देश दुनिया में संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम आखिरकार बदल ही दिया। इस बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप यूक्रेन से दूरी बना रहे हैं, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं। तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश में आईएसआई चीफ की उल्फा प्रमुख से मुलाकात, हिंदुस्तान की बड़ी चिंता। इजरायल का युद्ध विराम की शर्तें पूरा करने से इनकार, फिर छिड़ेगी जंग। और चलते चलते में देखेंगे बच्चों की शिक्षा पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। तो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उनके तमाम फैसलों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस बीच ट्रंप ने अब गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। साथ ही माउंट डेनाली का भी नाम बदल दिया है। उन्होंने माउंट डेनाली का नाम माउंट मैककिनली कर दिया है। बता दें कि शपथ ग्रहण वाले दिन ही ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा था कि वो जल्दी ही गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलेंगे, और अब इसका नाम उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका रख दिया है। इसके पीछे ट्रंप प्रशासन की रणनीति राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने की है। लेकिन ट्रंप के इस हालिया फैसले से क्षेत्रीय राजनीति गर्मा गई है। इस फैसले के जवाब में मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने नाम बदले जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए यह अभी भी गल्फ ऑफ मेक्सिको ही है। उन्होंने तल्ख लहजे में आगे कहा कि ट्रंप को अमेरिका का नाम बदलकर अमेरिका मैक्सिकाना या मैक्सिकाना अमेरिका रख देना चाहिए। वहीं एक और चौंकाने वाले फैसले में ट्रंप ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाने का फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले में इजरायल और मिस्र को छूट दी गई है। अमेरिका ने इजरायल और मिस्र के लिए आपातकालीन खाद्य और मिलिट्री फंडिंग को नहीं रोका है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के अनुरूप है, जिसके तहत उन्होंने चुनावों के दौरान विदेशी सहायता को सख्ती से बैन करने की बात कही थी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से दुनिया में विकास सहायता से लेकर सैन्य सहायता तक सब कुछ प्रभावित होने की उम्मीद है। वहीं इस फैसले से यूक्रेन को तगड़ा झटका लगेगा, जिसे रूसी हमले से लड़ने के लिए मदद की सख्त जरूरत है। ट्रंप से पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका से यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मिले थे। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निर्देश के चलते अमेरिका से दी जाने वाली फंडिंग में कई महीनों की रोक लग जाएगी। इसके साथ ही रूस यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर ट्रंप के बयान पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में लगभग 3 साल से जारी युद्ध के लिए तेल निर्यातक देशों का गठबंधन ओपेक जिम्मेदार है, क्योंकि इसने तेल की कीमतें बहुत ज्यादा रखी है। अगर तेल की कीमत कम हो गई तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट आने से यूक्रेन युद्ध का अंत करने में कोई मदद नहीं मिल सकती। वहीं ट्रंप की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया है। पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेनी संघर्ष रूसी सुरक्षा हितों को ध्यान में रखने से पश्चिम के इनकार के कारण शुरू हुआ। पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि युद्ध तेल की कीमतों पर निर्भर नहीं करता। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पैदा खतरे, उन क्षेत्रों में रहने वाले रूसियों के लिए उत्पन्न खतरे और अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों द्वारा रूस की सुरक्षा चिंताओं पर गौर करने से इनकार करने की वजह से ये संघर्ष जारी है। इसका तेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बता दें कि ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता नहीं होने पर रूस पर कठोर कर, सीमा शुल्क और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं, और अब पाकिस्तान की नजर बांग्लादेश पर है। इसी के तहत पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों की टीम यानी आईएसआई की टीम बांग्लादेश पहुंची थी। आईएसआई चीफ मोहम्मद असीम मलिक के साथ मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर भी मौजूद रहे। इस दौरान पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने जेल में बंद उल्फा कमांडर परेश बरुआ से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इन लोगों ने परेश बरुआ से जानकारी हासिल की कि पूर्वोत्तर में उसके आज भी कहां गहरे संबंध हैं। खबरों की माने तो पूर्वोत्तर में कहां किस जगह पर चिंगारी दिखाने से बड़ी आग भड़क सकती है, ये सारी जानकारियां इकट्ठी की गई। बता दें कि परेश बरुआ हिंदुस्तान के लिए बड़ा संकट है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। इसके साथ ही हाल ही में पूर्वोत्तर हिंदुस्तान को अशांत करने की भी साजिश की गई।
विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि वहां आईएसआई अफसरों की मौजूदगी और गतिविधियों पर हिंदुस्तान की नजर है। सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे हिंदुस्तान उठाएगा। इन सब के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि हिंदुस्तान के साथ तल्ख होते रिश्ते उन्हें निजी तौर पर तकलीफ देते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के संबंध जितना हो सके मजबूत होने चाहिए। आप जानते हैं, आप बांग्लादेश का नक्शा बनाए बिना हिंदुस्तान का नक्शा नहीं बना सकते। वहीं अवामी लीग के सीनियर नेता अजादुज्जमा कमाल का कहना है कि उनकी सरकार का तख्ता पलट सेना और कट्टरपंथियों ने मिलकर किया। उन्होंने बांग्लादेश के बेहतर भविष्य के लिए मोहम्मद यूनुस से पद छोड़ने और चुनाव कराने की अपील की। साथ ही हिंदुस्तान से भी मदद की उम्मीद की है। कमाल ने बताया कि उनके बेटे समेत कई रिश्तेदार जेल में हैं और उनके खिलाफ भी 290 जान लेने के मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि वो वापस जाकर कानून का सामना करने को तैयार है, बशर्ते कानून का राज स्थापित हो और अदालतें निष्पक्ष सुनवाई कर सकें। कमाल ने कहा कि मैं स्वतंत्रता सेनानी रहा हूं, इसलिए मुझे पता है कि हिंदुस्तान ने 1971 में बांग्लादेश के लिए क्या किया। हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश की मदद की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे इजरायल की। तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल जो शांति है, लेबनान और हमास दोनों ही मोर्चों पर इजरायल के साथ युद्ध विराम हो गया है। वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान लग रही है, क्योंकि इजरायल का रवैया कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। अब इजरायल ने युद्ध विराम शर्तों के तहत लेबनान से सेना बुलाने से इनकार कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनकी सेना लेबनान से 60 दिन में पूरी तरह वापसी नहीं करेगी, जो युद्ध विराम की शर्तों के तहत तय समय सीमा है। उनका दावा है कि लेबनान की तरफ से भी युद्ध विराम की तय शर्तों का पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। इजरायल के रुख पर हिजबुल्लाह भड़क गया है। उसने नेतन्याहू को अल्टीमेटम दे दिया है कि इजरायली सेना को 26 जनवरी तक दक्षिणी लेबनान से पूरी तरह से हट जाना चाहिए। आपको बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम समझौते की समय सीमा 26 जनवरी को खत्म हो रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों में एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है। वहीं बात करें हमास की, तो हमास के साथ युद्ध विराम के बाद से नेतन्याहू की कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। मंत्री सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये युद्ध विराम हमास के आगे सरेंडर है। इस बीच हमास के प्रवक्ता के बयान को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हमास की सैन्य शाखा अल कसम के प्रवक्ता अबू उबैदा ने गजा के लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड भाषण जारी किया है, जिसमें उन्होंने धार्मिक संदर्भ में इजरायल को राक्षस करार दिया है। साथ ही इस संघर्ष के रुकने को उन्होंने गजा की जनता की जीत बताया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक उबैदा के भाषण के तहत हमास खुद को इजरायली पापों की भूमि को शुद्ध करने के लिए स्वर्गीय संदेशवाहक के रूप में देखता है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि उनका ये बयान इजरायल को उकसाने जैसा है, क्योंकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि भले ही उन्होंने इस युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है, लेकिन वो दोबारा युद्ध शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। इस बीच हमास की तरफ से कैदियों की रिहाई के लिए एक और सूची जारी की गई है। हमास की सूची के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान अगवा की गई 7 महिला निगरानी सैनिकों में से 4 को रिहा किया जाएगा, जबकि इजरायल ने इसे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन बताया है, जिसमें सबसे पहले महिला नागरिकों को रिहा किया जाना है और महिला सैनिकों की रिहाई उसके बाद होनी है। ऐसे में इस समझौते को लेकर भी तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे बच्चों की शिक्षा पर यूनिसेफ की रिपोर्ट में बड़े खुलासे को। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, जिसका काम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है, अब इसी संस्थान ने दुनिया भर में बच्चों की पढ़ाई को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की मार से लगभग 250 मिलियन बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ा है। और ये रिपोर्ट कई सालों की नहीं है, बल्कि बीते साल 2024 की है। यूनिसेफ की नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल हीट वेव, तूफानों, बाढ़ और अन्य कई मौसमी बाधाओं के कारण 85 देशों में कम से कम 242 मिलियन बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई। इसका मतलब है कि साल 2024 में दुनिया भर के स्कूल जाने वाले हर 7 बच्चों में से एक बच्चा मौसमी बाधाओं के कारण कभी न कभी स्कूल नहीं जा पाया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुछ देशों में खराब मौसम के कारण सैकड़ों स्कूल नष्ट हो गए। इनमें खासकर एशिया और उप सहारा अफ्रीका के लो इनकम वाले देशों में भारी प्रभाव पड़ा। लेकिन दुनिया के कई अन्य क्षेत्र भी मौसमी बाधाओं से बच नहीं पाए। साल 2024 के अंत में इटली में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने 9 लाख से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित किया। इसके अलावा स्पेन में भी आए विनाशकारी बाढ़ के बाद हजारों बच्चों की पढ़ाई रुक गई। यूनिसेफ ने कहा कि क्योंकि पृथ्वी ने पिछले साल अपना गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया था, इसी कारण दक्षिणी यूरोप ने जबरदस्त बाढ़ आई और एशिया और अफ्रीका में बाढ़ और तूफान भी आए।
वहीं पिछले साल स्कूलों को बंद करने के पीछे मुख्य कारण हीट वेव रहा। यूनिसेफ ने रिपोर्ट में आगे कहा कि सिर्फ अकेले अप्रैल महीने में ही 118 मिलियन से ज्यादा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। इसके पीछे का कारण ये था कि पश्चिम में गजा से लेकर दक्षिण पूर्व में फिलीपींस तक, मध्य पूर्व और एशिया के बड़े हिस्सों में हफ्तों तक हीट वेव या गर्म हवाओं की लहरें चली, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। इसी के साथ यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने एक बयान में कहा कि बच्चे लगातार चलने वाले हीट वेव, तूफान, सूखा और बाढ़ जैसे मौसमी बाधाओं के प्रभावों को लेकर अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी देखा जाए तो अब क्लाइमेट चेंज का असर बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।